पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन का जंगी जहाज इंडो पैसिफिक रीजन में तैनात होने वाला है, जो लगातार वहां गश्त लगाएगा, जबकि इससे पहले ब्रिटेन का कोई भी जंगी जहाज वहां स्थायी तौर पर तैनात नहीं रहता था। लेकिन अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटेन ने भी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को आंखें दिखानी शुरू कर दी और पहली बार वहां स्थायी तौर पर जंगी जहाज तैनात करने का फैसला किया, जबकि इससे पहले ब्रिटेन के जंगी जहाज वहां आते जाते रहते थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अब उसका जहाज इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार गश्त लगाएगा। यानी चीन का एक और दुश्मन उसकी नाक में दम करने के लिए तैयार है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने खुलकर कहा कि यह फैसला चीन की वजह से लिया गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से ताइवान के मुद्दे पर एशिया का माहौल गर्म है, जिसने ब्रिटेन को उसकी सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यही नहीं, ब्रिटेन के एक अधिकारी ने बयान दिया कि चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकने के लिए ब्रिटेन को इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूदगी दर्ज करानी होगी और इसीलिए ब्रिटेन वहां टाइप 31 फ्रिगेट तैनात करेगा, जो उसके सबसे खतरनाक जंगी जहाजों में एक है, जिन पर मार्क 41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगे होते हैं, जो एक साथ कम से कम 16 मिसाइलें दाग सकते हैं। यानी ब्रिटेन ने चीन को आंखें दिखाने के लिए ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरनाक जंगी जहाज भेजा जो अमेरिका के यूएसएस मिलियस की टक्कर का है। और जैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के जंगी जहाज इंडो पैसिफिक रीजन में पहुंचेंगे, चीन का दम घुटने लगेगा। वैसे इस इलाके में ब्रिटेन के 2 मिलिट्री बेस हैं, लेकिन उसने कभी वहां स्थायी तौर पर जंगी जहाज तैनात नहीं किए। लेकिन 5 दशक में पहली बार ब्रिटेन ने वहां युद्धपोत भेजने का फैसला किया, जो दिन रात चीन की नाक में दम करने के लिए वहां डटा रहेगा। वैसे भी अमेरिकी जहाजों ने उसके होश उड़ाए हुए हैं, क्योंकि पहले अमेरिका का यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी में घुसा और चीन के स्प्रैटली आइलैंड्स के पास घुमा, और फिर उसने अपने निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के नजदीक भेज दिया, जिसका चीन के जंगी जहाज से आमना सामना होते होते बचा। अब ब्रिटेन का जंगी जहाज भी साउथ चाइना सी में घूमेगा, जिसे देखकर चीन के सीने में दर्द उठेगा, क्योंकि उसकी धमकी का पश्चिमी देशों पर असर ही नहीं पड़ रहा और उनके जहाज लगातार उन इलाकों में घूम रहे हैं जहां चीन अपना कब्जा होने का दावा करता है। इधर एनआईए लॉरेंस बिश्नोई का खालिस्तानी कनेक्शन खंगालेगी। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई की 7 दिन की रिमांड मांगी, जिसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर लिया। एनआईए लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तान से जुड़े मामलों में पूछताछ करेगी। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कबूल किया कि पाकिस्तान में पलने वाले कई आतंकियों को वहां के नेताओं का समर्थन मिला हुआ है, जिसकी वजह से कई आतंकी संगठनों को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला और अब वो उस ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ही कर रहे हैं। असीम मुनीर का इशारा टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर था, क्योंकि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद टीटीपी को काफी मजबूती मिली और पाकिस्तान में इस आतंकी संगठन ने कई घातक हमलों को अंजाम दिया। 2022 में नवंबर महीने के बाद से वहां आतंकी हमलों में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई, क्योंकि टीटीपी ने 2019 से चल रहे सीज फायर को खत्म कर दिया और हर रोज वहां के किसी न किसी इलाके में गोलीबारी या बमबारी शुरू कर दी, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। मतलब ये कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को अपने फायदे के लिए पाला पोसा, अब वो खुद उनका ही शिकार हो गया। और यही बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को चुभ रही है। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान सरकार की आतंकवाद के खिलाफ खोखली नीतियों की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि उनका मानना है कि टीटीपी को लेकर सरकारों के सॉफ्ट कॉर्नर और लापरवाह नीतियों की वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद की नई लहर आ गई। पाकिस्तान में आतंकी मामलों पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च यानी पहली तिमाही में 219 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 358 लोगों की मौत हो गई। यही वजह है कि वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब कह रहे हैं कि आतंकियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातचीत उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का मौका देती है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में खुफिया पुलिस स्टेशन चलाने के आरोप में चीन के 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। दावा है कि वहां चीन से आकर बसे लोगों को धमकाने के लिए पुलिस स्टेशन खोला गया और इस मामले में चीन की पुलिस के 34 अधिकारियों के शामिल होने के भी आरोप लगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन का यह पुलिस स्टेशन चोरी छिपे अमेरिका में न्यूयॉर्क के चाइना टाउन इलाके में पिछले साल जनवरी महीने से ही चलाया जा रहा था, लेकिन अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आरोप है कि चीन के वो एजेंट सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका में रहने वाले चीन के उन लोगों को धमकाते थे जो चीन की सरकार की आलोचना करते थे। लेकिन दावा है कि उनकी धमकियों से परेशान होकर कैलिफोर्निया में रहने वाले चीन के एक नागरिक ने अमेरिकी जांच एजेंसी FBI से शिकायत कर दी, जिसके बाद FBI ने एक्शन लेते हुए वहां चीन के खुफिया पुलिस स्टेशन का पर्दाफाश कर दिया और जांच में पता चला कि वो पुलिस स्टेशन चीन की सरकार के इशारे पर चलाया जा रहा था, जिसके बाद अमेरिका ने चीन पर उसके देश में दखलंदाजी करने का आरोप लगा दिया। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब चीन पर दूसरे देशों में खुफिया तरीके से पुलिस स्टेशन चलाने के आरोप लगे हों। यूरोप में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली सेफगार्ड डिफेंडर्स नाम की संस्था के मुताबिक दुनिया के कई देशों में चीन की पुलिस इसी तरह के सेंटर चला रही है। इधर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कहने पर पाकिस्तान को सऊदी अरब और UAE से खैरात मिल गई।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए सेना प्रमुख का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जब खुद शहबाज शरीफ मदद के लिए सऊदी अरब और यूएई गए थे तो उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा था। असल में आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने ये शर्त रखी थी कि कर्ज लेने से पहले उसके पास उसे चुकाने की गुंजाइश होनी चाहिए। और इसी के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और यूएई की सरकार से गुहार लगाई थी ताकि पाकिस्तान को आईएमएफ से तुरंत 110 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 9,000 करोड़ की मदद मिल सके। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले ही ये दावा किया था कि पाकिस्तान में शहबाज नहीं बल्कि सेना ही सुपर पावर है और दूसरे देशों से कर्ज न मिलने पर सेना के आगे आने से उनकी इस बात पर मोहर लग गई। उधर भारत की जासूसी करने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दावा है कि उसने श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर भारत की जासूसी करने का प्लान तैयार कर लिया। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए चीन ने म्यांमार के कोको द्वीप पर एक सैन्य अड्डा लगभग तैयार कर लिया। इतना ही नहीं, दावा है कि चीन श्रीलंका से दोस्ती बढ़ाकर भारत को घेरने की तैयारी में जुट गया है। बताया गया कि चीन श्रीलंका में एक रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम बनाने की तैयारी में है, जिसको बनाने में श्रीलंका भी उसकी मदद कर रहा है। यानी भारत को घेरने के लिए चीन ने एक और खतरनाक चाल चली है। अगर श्रीलंका में चीन सैटेलाइट स्टेशन को तैयार कर पाता है तो उसके लिए भारत की जासूसी करना आसान हो जाएगा। और इसीलिए चीन ने कोको द्वीप पर भी सैन्य अड्डा बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कुछ दिन पहले ही कोको द्वीप की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें देखा गया कि वहां तेजी से सैन्य अड्डा तैयार किया जा रहा है। ये द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी चीन म्यांमार के साथ मिलकर खेल रहा है। लेकिन अगर वो एक बार श्रीलंका में सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम तैयार करने में कामयाब हो गया तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन इसका इस्तेमाल भारत की जासूसी कर संवेदनशील जानकारियों को इंटरसेप्ट करने के लिए कर सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ने 2 कट्टर दुश्मन देश फिलिस्तीन और इजरायल में समझौता कराने का ऑफर दिया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता 2014 से रुकी हुई है, जिसे दोबारा शुरू कराने के लिए चीन मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने के बाद वो इन 2 कट्टर दुश्मनों के बीच शांति समझौता करा देगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के विदेश मंत्री ने इसके लिए इजरायल और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और दोनों देशों से शांति बनाए रखने और बातचीत को फिर से शुरू करने की अपील की। लेकिन चीन इसे जितना आसान समझ रहा है, असल में वो उतना आसान है नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन और इजरायल की जंग ही ईरान और सऊदी अरब के करीब आने की बड़ी वजह बना। माना जा रहा है कि इजरायल को जवाब देने के लिए ही मुस्लिम देश एकजुट हुए थे। हालांकि अगर फिलिस्तीन से इजरायल की जंग खत्म हो गई तो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में अमन चैन कायम हो जाएगा, लेकिन ये किसी सुंदर सपने से कम नहीं है। इधर राजस्थान के जोधपुर में दक्षिण कोरिया से आई एक यूट्यूबर के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। घटना उस वक्त हुई जब वो यूट्यूबर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी वो लड़का उसका पीछा करने लगा, जिससे वो महिला डर गई और चिल्लाने लगी। फिर भी वो उसका पीछा करता रहा। हालांकि किसी तरह उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जो उसकी मेडिकल टीम के द्वारा भी उसकी जांच कराएंगे मानसिक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। उधर केरल ट्रेन आगजनी मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 2 अप्रैल को शाहरुख नाम के आरोपी ने केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच केरल की पुलिस कर रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब केरल ट्रेन आगजनी मामले की जांच एनआईए करेगी। उधर भारत की रॉकेट फोर्स से पाकिस्तान और चीन टेंशन में आ गए, क्योंकि दोनों को ये अच्छे तरीके से पता है कि अगर अब उन्होंने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की तो उनका अंजाम बुरा होगा। यानी भारत पाकिस्तान और चीन में जो डर पैदा करना चाह रहा था उसमें वो कामयाब हो गया। असल में बीते कुछ महीनों में चीन ने भारत को अलग अलग तरह से परेशान करने की कोशिश की, इसीलिए भारत ने भी उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया और रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी में जुट गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय 250 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों का ऑर्डर देने वाला है, क्योंकि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें बेहद खतरनाक होती हैं। ये 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। ये इतनी ताकतवर होती हैं कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन